हमारे सादाबाद में भारतीय जनता पार्टी तो कहीं फाइट में है नहीं। जो 20,000 से 25,000 से हम चुनाव जीतने वाले। जिला पंचायत का चुनाव तो आप जो है निर्दलीय से जीत नहीं पाए। अब आपके मन में क्या है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अब दलित भाई सब जानते हैं कि हाथ कौन लगाएंगे और वो उनके हाथ काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे। तो बीएसपी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है। सर फट गए, उनका इलाज भी मैंने कराया था उस समय। ये किसी को क्या रोकेंगे, वो उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो इतने उद्दंडी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं ऋषभ शर्मा। आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। साथियों, मेरे साथ आज मौजूद हैं सादाबाद विधानसभा सीट के बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर अविन शर्मा। अविन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ 18 में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। अच्छा अविन जी, सादाबाद विधानसभा में तकरीबन 3.5 लाख वोटर्स हैं। आपको क्या लगता है कितने वोट बैंक आपके पाले में जाएगा? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 3.5 लाख नहीं, 3,72,000 समथिंग वोट्स हैं। और उसमें मान लीजिए कि कम से कम 2,30,000 वोट लगभग पड़ेगा, जो लगभग ऑन एन एवरेज जो पुराने वोटिंग के आधार पर 2,30,000 मत पड़ने वाले हैं। अब वो मतदाताओं के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना वोट मिलता है। और हमारे सादाबाद में भारतीय जनता पार्टी तो कहीं फाइट में है नहीं। जो चुनाव हो रहा है वो बीएसपी और आरएलडी के बीच में हो रहा है। तो पूर्व में आपने देखा है कि आरएलडी जो है 27,000 वोटों से बीएसपी से हारी थी। और जहां तक है, लगभग आप मान लीजिए लगभग 20,000 से 25,000 से हम चुनाव जीतने वाले हैं। अच्छा, बीजेपी और बाकी कैंडिडेट्स की आपने बात की कि वो फाइट में नहीं है, केवल आरएलडी फाइट में है। तो आरएलडी को जनता ना चुनकर आप ही को क्यों चुने? देखिए, आरएलडी का एक बीएसपी जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे पे काम करती है। वो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने का काम करती है, किसी धर्म को बिरादरी को बांटने का काम नहीं करती है। और बसपा की सरकार में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिली हैं, शिक्षा की सुविधाएं मिली हैं। आरएलडी एक बहुत छोटी पार्टी है। अब उनका नहीं पता कि वो आज गठबंधन में है और कल कहाँ होंगे। तो एक राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे भारत देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, उसको जनता ज़्यादा प्रमुखता से वोट देगी, ना कि एक बहुत छोटे दल को। अच्छा, आप पहले बीजेपी में थे, आपने जिला पंचायत चुनाव लड़ा निर्दलीय से, बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दी। उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। जिला पंचायत का चुनाव तो आप जो है निर्दलीय से जीत नहीं पाए। अब आपके मन में क्या है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पूर्व में मुझे जिला पंचायत में निर्दलीय 6,000 से अधिक मत मिले थे। और लगभग आधी जो जिला पंचायत के वार्ड थे वो 6,000 के आसपास लोग जाकर के जीत गए थे। जब मुझे निर्दलीय 6,000 वोट मिले, और मैं एक नया व्यक्ति हूँ, मैं पुराने बहुत लंबे समय से कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। मेरे परिवार में भले ही लोगों ने राजनीति की है, चुनाव लड़ा है। मैं स्वयं के बारे में बताऊं तो मेरा पिछला चुनाव जिला पंचायत का और ये मेरा स्वयं का जो चुनाव है, ये पहला मेरा चुनाव है। और बसपा बहुत मजबूत पार्टी है सादाबाद में। पूर्व में भी जब वो नहीं जीती है तब भी हमेशा दूसरे स्थान पर रही है। और पिछली बार तो बहुत भारी वोटों से विजयी हुई। और आप जानते हैं कि बहुत से जो वोट है वो बसपा को वोट करेगा। क्योंकि आरएलडी का जो सिस्टम है वहाँ थोड़ा सा लोग डरते हैं, भयभीत रहते हैं। और बसपा की सरकार में तो देखिए, पुलिस प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू और अच्छी रहती हैं। लेकिन अविन जी, हम पिछले ग्राफ उठा के देखें तो बीएसपी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है। क्योंकि 2012 में लगभग बीएसपी की 403 सीटों में से 80 सीट थी, और उसके बाद 2017 में वो घटकर 19 सीट पर आ गई। तो क्या आपको नहीं लगता बीएसपी की से लड़के आपने कुछ गलती कर दी? देखिए, आप अभी मुझे लग रहा है कि राजनीतिक विश्लेषण में आपने स्टडी नहीं किया है। बीएसपी का वोट पिछली बार भी बढ़ा परसेंटेज में, ठीक है, और वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि लगभग 119 सीटों को एक वोट से लेकर के 1,000 वोट तक बीएसपी हारी थी। और इस बार उन सारी सीटों को बीएसपी जीतने वाली है। और उन सारी सीटों पर ज़्यादातर बीजेपी जीत गई थी, बहुत छोटे मार्जिन से जीत गई थी। और इस बार बीजेपी की कोई लहर नहीं है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बहुत विरोध है। तो बसपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है, ये आप निश्चित मान के चलें। अच्छा, सादाबाद विधानसभा के मुद्दे कौन से होंगे जो आपको जीत की कुर्सी तक पहुंचाएंगे? देखिए,
उन मुद्दों के बारे में मैं सब लोगों से पहले भी बात करता हुआ चला आ रहा हूँ और लगातार मेरी बात हो रही है, लोगों को अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोड, सड़कें, और जो हमारे किसान परेशान हैं, खेतों पे दिनों रात लगे रहते हैं, तो उनकी परेशानी का भी निदान कराया जाएगा। और बिजली का आप देख रहे हैं, बिजली का जो मूल्य है, वो दर है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है पूरे भारतवर्ष में, उस पर भी काम किया जाएगा। और ज़मीनी लेवल पर रोड्स हैं, पानी की व्यवस्थाएं, बहुत से क्षेत्र में खारा पानी है, वहाँ खारे पानी को मुंह में भी नहीं दिया जाता लोगों को, फिर भी उन्हें पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों पर विशेष ध्यान दे करके मैं ज़मीनी, आप मेरे घर पे बैठे हैं, मेरा घर गांव में है, मैं गांव में रहता हूं। बाकी अन्य प्रत्याशियों के आवास आप जाकर के देख लीजिएगा, हाथरस विधानसभा में नहीं है उनके आवास, और न वो रहते हैं कभी, चाहे आरएलडी के हों चाहे बीजेपी के हों, दोनों आगरा और गाजियाबाद और अन्य जगहों पर रहने का काम करते हैं। अच्छा, आपका मतलब है कि और बाकी के प्रत्याशी गांव में नहीं रहेंगे जीतने के बाद? गांव में नहीं, क्षेत्र में ही नहीं रहेंगे, सादाबाद विधानसभा में नहीं रहते। आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो आगरा रहते हैं, और मंत्री जी के बारे में तो आपको पता है, पिछले 5 साल वो कहीं नजर नहीं आए, तो अब तो क्या नजर आएंगे, अब तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा, कोई ऐसे 4 कार्य गिना दीजिए जो फिलहाल रामवीर उपाध्याय जी नहीं करा पाए, और अगर आप विधायक बनते हैं तो आप करवा देंगे। 4 क्या, जाने कितने सारे कार्य हैं। एक तो गांव में 2-2 फुट के गड्ढे हैं, खांचे हैं, आप कहीं चले जाओ, इतनी दिक्कतें हैं। पानी की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को नल कहीं नहीं लगे हुए हैं तो कुछ खराब पड़े हुए हैं, वो काम नहीं हो पाए। लोगों को असली चीज़ ये है कि यहाँ एक अच्छे स्टेडियम की आवश्यकता थी हमें सादाबाद में, क्योंकि हमारा सादाबाद जो है, आर्मी में, पुलिस में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और हमारे सादाबाद के जो बच्चे हैं वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए, एक अच्छे स्टेडियम की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, तो उस पर भी काम किया जाएगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं गांव में, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में सादाबाद बिल्कुल अछूता है, वहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई डॉक्टर सादाबाद में नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो ऐसी व्यवस्था का प्रयास भी किया जाएगा कि कुछ अच्छे डॉक्टर्स को सरकारी अस्पतालों में प्रबंध कराया जाएगा। अच्छा, कल गुड्डू चौधरी का बयान कुछ सामने आया, वो वीडियो वायरल हो रही है कि उसमें वो कह रहे हैं कि हम दलित भाइयों को, कुछ ऐसा करके बयान है कि हाथ लगाएंगे तो हम हाथ काट देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब दलित भाई सब जानते हैं कि हाथ कौन लगाएंगे, और वो उनके हाथ काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, तो आप सब लोग समझदार हैं। अभी यहाँ नगला नंदू पड़ता है, वहाँ एक दलित परिवार की बारात चढ़ रही थी, तो वहाँ ईंट अद्दे रोड़े बरसा दिए गए और उस बारात को नहीं चढ़ने दिया गया। अब गुड्डू चौधरी साहब उस पहले तो उस परिवार के लिए एक बार भी वहाँ गए हों तो बताएं, उस परिवार के लिए मैंने संघर्ष किया, मैं गया था वहाँ, चौधरी साहब के कहीं दर्शन नहीं हुए। यहाँ सादाबाद के पास में एक गांव पड़ता है, वहाँ केवल ट्रैक्टर निकालने के पीछे 2 छींटे ट्रैक्टर से एक महिला के उस पर दुपट्टे पे जाके गिर गई, तो उसी पे कम से कम इतना मारा गया लोगों को वहाँ कि सर फट गए। उनका इलाज भी मैंने कराया था उस समय, ये करीब 2-3 महीने पहले का वाकया है। तो चौधरी साहब तो अगर विधायक बन जाते हैं तो फिर वो किसी को क्या रोकेंगे, वो उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो इतने उद्दंडी हो जाएंगे कि अभी एक बताता हूँ आपको वाकया, कि सादाबाद में मैं रात में निकल रहा था, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, साइड में बोलेरो गाड़ी लगा करके 10-12 लड़के ड्रिंक करके और आरएलडी आई रे गाना चला करके डांस कर रहे थे और पूरा हल्ला कर रहे थे। तो अभी तो उनके प्रत्याशी जीते भी नहीं हैं, तो ऐसा माहौल और हाल बना दिया है। भैया, जनता जो है वो शांति का वातावरण एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनती है, और मैं जो हूँ स्वयं डॉक्टर हूँ, और स्वयं शांति स्थापित कराने का पूरा अपनी जनता से मैंने वायदा किया है। किसी भी गुंडे की गुंडई नहीं चलने दी जाएगी, चाहे कोई भी हो, और जनता के लिए काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, जाते जाते जो नए वोटर्स हैं सादाबाद के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे कम उम्र का युवा प्रत्याशी लड़ रहा हूँ और पढ़ा लिखा व्यक्ति, असली मुद्दा है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते मैं अपने जो मेरे पढ़े लिखे जो मेरे भाई हैं और जो बिना रोजगार के रह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो शिक्षित बेरोजगार है वो सबसे ज़्यादा परेशानी में है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने कहा है कि मैं सबसे पहले सरकार बनते ही नौकरी निकालने का काम करूंगी, और बहन जी जो हैं पिछली सरकार में भी 23 लाख नौकरियां दी थी, तो
मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि बसपा को वोट दें ताकि आपकी नौकरी और रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम हो सके। अच्छा, धन्यवाद सर, आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करेंगे और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।